देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक नेता नरेंद्र मोदी। सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी बिहार काफी जागृत समाज है। बिहार में 1934 में एक बहुत भयानक भूकंप आया था, कोसी नदी का पुल टूट गया। वो 2020 में हुआ नरेंद्र मोदी के समय। 34 में भूकंप आया? हाँ। वो 2020 में शुरू हुआ। फिर आपका उस आदमी के प्रति भी तो आत्मीय लगाव होगा। बिहारी शब्द नरेंद्र मोदी के पहले नकारात्मक पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो शुद्ध रूप से गाली था। राजनीति ही समाज की दशा दिशा तय करता है। जब कोई महिला शौचालय की बात करती है तो वो सिर्फ लाज शर्म की बात नहीं होती है, वो उसकी अस्मिता की बात होती है। तो जब कोई मोदी घर घर शौचालय बनवाता है तो वो आधी आबादी को ये सेंस देता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। केंद्र से राशन जाएगा और हर घर में भोजन होगा, बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, ये एक माँ ही समझ सकती है। देवता न बड़ा होता है न छोटा, न शक्तिशाली न अशक्त, वह उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसे उसके उपासक बनाना चाहते हैं। मैंने सुना है ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मैं इस बात को थोड़ा सा बदल कर देखना चाहता हूं। नेता न बड़ा होता है न छोटा, न शक्तिशाली न अशक्त, वह उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसे उसके वोटर बनाना चाहते हैं। और इसी संबंध को हम समझने का प्रयास करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों की छांव में। और इस पहले कार्यक्रम का जो मूल हमारा है वो समझने का उद्देश्य है बिहार और देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक नेता नरेंद्र मोदी के संबंध को समझना, जहां एक तरफ देश का और भारत का सबसे पुराना लोकतंत्र आपके सामने खड़ा हो, लोकतांत्रिक परिपाटी को स्थापित करने वाला राज्य आपके सामने खड़ा हो, और आज की तारीख में उस लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता आपके सामने खड़ा हो। इस संबंध को समझने का प्रयास करेंगे और उसी कड़ी में पहला कार्यक्रम है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और मेरे दाहिनी तरफ हमारे साथ हैं ऑप इंडिया के हिंदी एडिटर अजीत झा सर, और मेरी बाईं तरफ हैं ऑप इंडिया के पूर्व हिंदी एडिटर चंदन सर, और दोनों से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अजीत सर आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनावों को मद्देनजर सारी जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें नरेंद्र मोदी को आज वर्तमान के तौर पर आप कैसे देखते हैं, और पीछे अगर हम ट्रेस बैक करना चाहें तो कहां तक आपकी स्मृति जाती है बिहार से नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर के? ये नरेंद्र मोदी जो हैं, कई राज्य हैं जहां पे उन्होंने बीजेपी में संगठन में रहते हुए काम किया है। तो बिहार में कोई ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि सांगठनिक तौर पे उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं है कि बिहार से वो कटे रहे हैं। वो जब आडवाणी जी की रथ यात्रा थी तब भी उनकी भूमिका थी वहाँ पे। लेकिन मोटे तौर पे जो पहला जो बिहार के लोगों का साक्षात्कार होता है नरेंद्र मोदी से, वो व्यापक तौर पे वो 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले, जब एनडीए ने उनको, बीजेपी ने पहले अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, उससे पहले बिहार के गांवों तक ये चर्चा पहुंच गई थी। और वो चर्चा पहुंची थी श्रमिकों से, जो मजदूर पलायन करके बिहार से जाते थे सूरत, अहमदाबाद, अन्य जगहों पर, गुजरात में, वहाँ फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। वो लौट के आके कहानी सुनाते थे कि वहाँ ऐसी रोड ऐसा है, बिजली ऐसे आती है लगातार, ये तमाम चीज़ें बताते थे। उस समय बिहार में क्या था कि चूँकि उससे पहले बिहार में नीतीश कुमार और जेडीयू और बीजेपी की सरकार बन गई थी, तो रोड वगैरह का काम हो गया था। कुछ काफ़ी रोड वगैरह बने थे, काफ़ी विकास के काम हुए थे। लेकिन ये वो लोग थे जिनकी स्मृतियों में ऐसा बिहार था जिस बिहार में लोगों ने मान लिया था कि बिजली आएगी नहीं, जिस बिहार में लोगों ने मान लिया था कि सड़क कभी बनेगी नहीं, रोड कभी बनेगी ही नहीं, स्कूल ऐसे ही खंडर रहेंगे, तो परिवहन की सुविधाएं खस्ता हाल रहेगी, इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, मतलब तमाम तरह की जो है वो, और अपराध अपने चरम के आप हाँ, पीछे से लेकर यही स्मृति लेके लोग जो वहाँ रह रहे थे वो भी इन्हीं स्मृतियों के साथ थे, और जो बिहार से बाहर निकले वो भी इन्हीं स्मृतियों के साथ निकले थे। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो बिहार का पहला वो श्रमिकों के जरिए साक्षात्कार होता है। फिर जब वो 2014 में बड़े पैमाने पर रैलियां करते हैं, ये फिर 2015 का विधानसभा चुनाव होता है, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी का बहुत व्यापक तौर पे बिहार के लोगों के साथ कनेक्शन बनता है। अब इस कनेक्शन को अगर मतलब समझना है तो मोटे तौर पे 4 भागों में बांट लेते हैं कि ये कनेक्शन क्यों बन गया। तो एक था कि जमीन पे, मतलब आकांक्षा तो आपने जगा दी, लेकिन फिर जो योजनाएं आने लगी तो उससे जमीन पे जो है लोगों को रिजल्ट दिखने लगा।
दूसरा था कि बिहार में जाति जो है, जाति का फैक्टर वैसे हर जगह है, लेकिन बिहार में जाति की राजनीति की जब भी चर्चा होती है तो जाति के परिप्रेक्ष्य में ही होती है। तो जाति का जो नैरेटिव था उसको तोड़ने वाला एक विकास का नैरेटिव भी उससे लोगों के सामने आ रहा था। तीसरा है कि आप देखेंगे बिहार में, मतलब आप भी काफ़ी दिनों तक घूमे हैं वहाँ, सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी बिहार काफ़ी जागृत समाज है। और चूँकि काफ़ी लंबे समय से किशनगंज जैसे जो इलाके हैं वहाँ से जो घुसपैठ वगैरह हो रहा था और लोगों का जो वहाँ के आम लोग थे, मान लीजिए उनकी संपत्ति, ज़मीन, इन सब पे जो चीज़ें हो रही थी, जो खतरा आ रहा था, और ये घुसपैठिए आ रहे थे, अपराध भी ला रहे थे और जैसे फैल रहे थे, तो वो भी एक था, असुरक्षा का भाव भी वहाँ के लोगों के भीतर पैदा हो रहा था। 2014 के पहले की जो दरमियानी वक्त हाँ, क्योंकि ये भी बहुत पुराना है, घुसपैठ भी बिहार में आज का नहीं है। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा एक ऐसा था जो राष्ट्रवाद के मोर्चे पर, संस्कृति धर्म के मोर्चे पे आपको एक ऐसे नेता की छवि देता है जो बहुत मजबूत नेता की छवि है। तो ये सब जो 3-4 कारण है मोटे तौर पे, उसके कारण बिहार की जनता का नरेंद्र मोदी के साथ इतना गहरा कनेक्शन बना। इस कनेक्शन के बाद क्या हुआ आपको कि लोगों की आकांक्षाएं जगी। आकांक्षाएं किस तरह जगी? क्योंकि आप देखिए कि बिहार में क्या बात होती थी, मतलब नेता रैली में जाके क्या बात करते थे, वो इस तरह की बात करते थे, विकास से कोई नहीं जीतता है, लालू यादव का यहाँ तक हाँ कि सड़क क्या होगा, या रैलियों में नेता जो है मस्खरी कर रहा है, मिमिक्री आर्टिस्ट बन गए। लालू यादव जीवंत उदाहरण है। का हो वहाँ से राम खेलावन का हाल बा, आप मन से बोल दिए। तो उन्हीं का बयान ये भी था, लागल लागल। हाँ, तो ये जो यही सब हो रहा है। जब नरेंद्र मोदी जब आए और वो जो बात करने लगे तो वो जो लोगों की आकांक्षाएं जगी। तो अब आप देखिए क्या बात हो रहा है। आज बात हो रही है रोजगार की, आज बात हो रही है उसी बिहार में एम्स की। देखिए, ये हो सकता है कि एम्स बनने में देरी हो गई, ये हो सकता है कि कोई एयरपोर्ट खुला है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना विकसित नहीं है, लेकिन आप देखिए क्या दरभंगा के लोगों ने कभी कल्पना की थी कि एयरपोर्ट होगा? पूर्णिया में अभी हुआ है। तो हर जिले के, हर इलाके के लोगों की आकांक्षाएं जग रही है, रोजगार को लेकर, उद्योग धंधे को लेकर, अच्छे अस्पताल को लेकर, अच्छे शिक्षण संस्थानों को लेकर। आप देखिए ये आकांक्षाएं इतनी बड़ी है, इससे पहले आप नहीं देखते होंगे, सोशल मीडिया में ही देखिए, कोई उद्योग धंधा किसी दूसरे राज्य में चला जाता है, कल तक लोग तो चर्चा नहीं करते थे, आज आपको बिहार का लोग कहते हैं कि बिहार को नहीं मिला। तो नरेंद्र मोदी ने ये आकांक्षाएं भी जगाई है। तो इन आकांक्षाओं के कारण जो है बिहार को जो विकास को लेकर बिहार की जो सोच थी वो भी बदली है, और इसके साथ साथ जो है नरेंद्र मोदी के साथ लोगों का भावनात्मक जुड़ाव और गहराता गया है। अब मान लीजिए, मतलब जैसे कुछ नंबर्स में ही देख लेते हैं, लोगों को लगेगा कि मतलब जो दर्शक हैं कि कुछ नंबर, हाँ, आंकड़ों में भी ये चीजें परिलक्षित होती हैं। अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी बिहार में सभा करते हैं या जाते हैं तो आप देखेंगे कि न्यूज़ हेडलाइंस जो ही बनती है उसमें आपको नंबर्स मिलेंगे। जैसे अभी गया गए थे 7200 करोड़ की परियोजना, पूर्णिया गए थे 40,000 करोड़ की, मतलब शिलान्यास हो रहा है, विकास हो रहा है। इसी तरह से मान लीजिए मोतिहारी गए थे, वहाँ माफ़ करिएगा, गया में 12,000 करोड़, मोतिहारी में 7200 करोड़, पूर्णिया में 40,000 करोड़। आप उठाइए और आपको मिलेगा। पहले ये सब कहीं नहीं दिखता था, इन आंकड़ों की कोई चर्चा नहीं होती थी। अब है कि भाई 40,000 करोड़ जा रहे हैं, अगर नींव ही डली है तो कल को कुछ काम तो होगा, और काम भी कैसा हो रहा है, ऐसा वैसा नहीं हो रहा है। आप देखिए अजीत अंजुम दिल्ली से एक एजेंडा लेके बिहार जाते हैं, वही आदमी मजबूर हो जाता है सोशल मीडिया पर लिखने के लिए कि मैं पटना से अपने घर आने में डरता था, और नरेंद्र मोदी जिस पुल का उद्घाटन करके गए हैं तो उस पुल के कारण कितनी सुविधा हो रही है। तो वो एक नेता के साथ आपको, वो एक पुल नहीं है, वो एक नेता के साथ आपका भावनात्मक लगाव बनाता है। भावनात्मक पुल का भी काम करता है। बिहार, हाँ, नहीं मिला था और ये मिला। बिहार में 1934 में एक बहुत भयानक भूकंप आया था, उसने क्या किया था, 2 हिस्सों में जो है कोसी नदी का पुल टूट गया था। तो जो इलाके जुड़े हुए थे वो सालों तक एक दूसरे से दूर हो गए थे। आपको पता है वो उस रेल पुल वो फिर दोबारा कब शुरू हुआ? वो 2020 में हुआ, नरेंद्र मोदी के समय। 34 में भूकंप आया, हाँ, और 2020 में शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उसके लिए काम शुरू हुए, उसके बीच इतने सरकार आई गई, काम शुरू हुआ। कांग्रेस की फिर 10 साल यूपीए की सरकार रही,
वो ठंडे बस्ते में चला गया, मतलब बहुत धीमे धीमे हो रहा था, होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। नरेंद्र मोदी आए जबकि इसके कारण वो लागत जो थी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 2020 में जो है वो चुनाव, तो अब दो तरफ के लोग जब जुड़ गए तो फिर आपका उस आदमी के प्रति भी तो आत्मीय लगाव होगा। ऐसे ही आप ये देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना है, उस योजना के तहत ये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल मिला के जो केंद्र सरकार ने है उसने प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके तहत 50,12,752 आवास की मंजूरी दी। अब इसमें से 47,56,000 परिवार को पहली किस्त मिल चुकी है, ये मैं एकदम लेटेस्ट आंकड़े आपको बता रहा हूँ, और 37,82,000 घर बन गए हैं। तो 37,82,000 घर में लोग रहते होंगे ना, आप 5 ही लोग पकड़ लीजिए। इसी तरह से मतलब मैं ये आवास कर देता हूँ, आप देखिए शौचालय से कितना बदला हुआ होगा, तमाम जो LPG है ये सब चीज़ें जो जीवन बदलता है उस सब के कारण जो है आपका जब पेट भरता है, सर पे छत मिलती है, आपका तो उस काम को करने वाले व्यक्ति के प्रति एक आपका नजरिया बदलता है, भावनात्मक लगाव बढ़ते जाता है। मैं एक चीज अगर चंदन सर आपसे समझना चाहूं, एक पत्रकार के तौर से ज्यादा मैं ये समझना चाहूंगा कि मैं आपके उस दौर में जाना चाहता हूं जब आप लड़के रहे होंगे, आपने कैसा बिहार देखा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी आते हैं बिहार और एक प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, उसके बाद का बिहार, दोनों का जो अंतर है उसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे उस चीज को समझाएंगे? उसको मैं डिफाइन करना चाहूँगा एक शब्द से, वो शब्द है बिहारी। बिहारी शब्द नरेंद्र मोदी के पहले नकारात्मक पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो शुद्ध रूप से गाली था। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अभी सब तबके के लिए वो गाली बदल गया है, कुछ एक तबका है दुर्भाग्यवश ऐसा जो कि अभी भी उस गाली वाले माहौल से जी रहा है जहाँ उसके साथ उसी तरह की बदसलूकी की जाती है। लेकिन एक बड़ा तबका वो भी है जो अपनी महत्वाकांक्षा से, कर्मठता से, और जो अवसर उसे मिला नरेंद्र मोदी के डबल इंजन सरकार के कारण, उसने उस गाली को अपने उन्नति में बदल दिया। इसके लिए मैं किसी तथाकथित भाषण और किसी काल्पनिक उदाहरण का सहारा नहीं लूँगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और वो मेरे अपने निजी अनुभव का एग्जाम्पल है। साल 2003 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लेने आया। उस समय इंटरमीडिएट पास करके जब मैं आया तो 17 साल का लड़का दिल्ली आया, स्टेशन पे उतरा और वो किसी से पूछता है कि देशबंधु कॉलेज कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। सोचिए कि जब वो देशबंधु कॉलेज पहुँचे और उससे मांगा जाए कि तुम्हारा इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट क्या है, जब वो लड़का दिखाए सर्टिफिकेट तो उससे बोला जाए कि नहीं ये वैलिड नहीं है। इंटरमीडिएट अब पास हुए हैं, हाँ, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त यस कॉलेज से, लेकिन वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम बिहार से हो। क्या ये अनुभव किसी पंजाब से आए लड़के लड़कियों, केरल से आए लड़के लड़कियों ने झेला होगा? नहीं, क्योंकि तब दिल्ली विश्वविद्यालय ने तय किया कि बिहार में होने वाली परीक्षाओं में धांधली होती है, चोरी चकारी होती है, इसलिए हम आपके सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं देंगे। उसी व्यवस्था के अंतर्गत वो कॉलेज चल रहा है, यस, संविधान को मान रहा है, उसी संविधान को मानने वाला आप कॉलेज यहाँ पढ़ के बिल्कुल बिल्कुल, और उसी जो भी रूल्स रेगुलेशन आप कह सकते हैं उसी के तहत वो पंजाब के भी बच्चे आए होंगे, उसी के तहत वो केरल के भी बच्चे आए होंगे। लेकिन ये भेदभाव हुआ किनके साथ? सिर्फ बिहार से आए बच्चों के साथ। तो उसका एक तरीका निकाला गया कि आप जो रेजिडेंट कमिश्नर है बिहार का, वहाँ जाइए, वहाँ जाकर के अपने सर्टिफिकेट को अटेस्ट करवाइए उनसे, फिर से प्रमाणित करवाइए। जो संस्था आपको दे रही है उसका यहाँ पे वैलिडिटी 0 है। जो दिल्ली में रह रहा है रेजिडेंट कमिश्नर, जिसका उस इंटरमीडिएट काउंसिल से कोई लेना देना नहीं है, वो अगर उस पर साइन कर देगा तो हम मान लेंगे। अब ये तो हो गया प्रशासनिक प्रक्रिया। लेकिन जो बच्चा पहली बार दिल्ली आया हो, 17 साल की उम्र हो, अभी वयस्क नहीं हुआ हो, उसके लिए ये खोजना एक चैलेंज था कि वो रेजिडेंट कमिश्नर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतर के कॉलेज कैसे आए। अब उसके लिए नया चैलेंज आ गया कि वो रेजिडेंट कमिश्नर का कैसे खोजे। तो फिर देशबंधु कॉलेज कालका जी से चल करके आप किसी चाणक्यपुरी में बिहार भवन आते हैं, वहाँ रेजिडेंट कमिश्नर अच्छा अभी तो वो हैं नहीं, तो शाम के 7 बजे वो साइन करते हैं आपका पेपर, और फिर आपकी जो प्रक्रिया एडमिशन की 1 दिन में होनी चाहिए थी, वो प्रक्रिया अगले दिन चली गई। और ये चीज केवल झेलनी पड़ी क्योंकि आप बिहार में जन्मे और बिहार में पढ़ाई करी। यस, और उस माहौल में पढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन अब वो कैसे बदला वो सीन। क्योंकि ये समय हुआ आप जब 17 साल के, जी आप 37 साल के जब हुए, बिल्कुल। तब दिल्ली को कैसे, दिल्ली और बिहार की जो दूरी है 1500-1700 किलोमीटर की है, वो कैसे घटी? जो इतनी घटी बड़ी दूरी थी कि इसमें आपको अलग से मुहर लगवाना पड़ेगा, हम पास नहीं हुए हैं, वेरीफाई करवाना पड़ेगा, पास होकर के आए हैं। आज वो चीजें कैसे बदली? वो बदलाव ऐसे हुआ कि कुछ तो बिहारियों की कर्मठता थी, कुछ जो नए अवसर उन्होंने खुद से अपनी कर्मठता के कारण पैदा किए, और कुछ जो छवि टूटी है वहाँ के लोगों के द्वारा, और उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो सकता है, सामाजिक एस्पेक्ट्स हो सकता है, कोई एक सिंगल फैक्टर काम नहीं करता है, बट राजनीतिक फैक्टर भी है उसमें है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि राजनीति ही समाज की दशा दिशा तय करता है। आप अकेले किसी आईएएस या आईपीएस से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो पूरे सिस्टम को चेंज कर दे, वो चेंज ऊपर से ही आता है। तो उस चेंज में अगर एक बिहारी आदमी, अगेन मैं एक लाइव एग्जांपल दूंगा, एक बिहारी आदमी फरीदाबाद जैसे जगह पे छोटे स्तर का ही एक चुनाव लड़ता है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले बाकी सारे रेजिडेंट जो हैं उस कॉलोनी के, उसमें कोई हरियाणा के होंगे, कोई पंजाब के होंगे, उनकी जातियाँ कुछ अलग हो सकती हैं, फिर भी वो एक बिहारी को एक्सेप्ट करता है अपने नेता के तौर पे, क्योंकि उसने उस कॉलोनी में अपनी कर्मठता से वो काम किए जो बाकी लोग नहीं कर पाए। और आपके दाहिने साइड में जो बैठे हुए हैं शख्स, उन्हीं के पिताजी ये चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। इस तरह से जब सामाजिक बदलाव होता है, लोगों का अपना अनुभव चेंज हो जाता है, जिस पे पहले वो एक धब्बा की तरह से बिहारी को देखते थे, अब वो प्राइड फीलिंग आती है। तो जब कोई मोदी डबल इंजन की सरकार का कुछ भाषण में ऐसे यूज करते हैं वर्ड, तो राजनीतिक चश्मे से शायद वो देखा जा सकता है कि डबल इंजन क्या, नारा टाइप का, यस, नारा होगा, स्लोगन होगा, किसी के लिए वो जुमला हो सकता है। लेकिन एक महिला जो कि अपने बच्चों के परवरिश, उसकी महत्वाकांक्षाएं अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, जब वो डबल इंजन विकास के तौर पे देखती है ना, तो उसका परिदृश्य बदल जाता है। वो सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी और राजनीतिक टर्मिनोलॉजी पे नहीं जीती है, वो इस शब्द को अपने विकास के स्तर पे देखती है, और उसके पास राजनीतिक प्रतिबद्धताएं खत्म हो जाती है। वो डबल इंजन की सरकार को अपने विकास के तौर पे देखती है। इसलिए 14 के पहले का बिहारी और 14 के बाद के बिहारी में ये अंतर समाज में आया है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल। मैं इसी उदाहरण के साथ, जो सर ने बताया कि आरडब्ल्यूए का चुनाव आपके पिताजी जीते, आपने भी दोनों बिहार देखा, और ये लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हुआ कि हाँ एक बिहार का आदमी है, जिस बिहार के आदमी को लेकर के बता रहे हैं सर की डिग्री लेकर के आए दिल्ली में, और दिल्ली मानने से इनकार कर रही है कि आप डिग्री आपके पास है असली में, उसको फिर से वेरीफाई करवाए कि आप हैं। वहां पर एक पूरी कॉलोनी जहां करोड़ों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके लोग घर लेकर के रह रहे हैं, और उसमें से अपने तमाम चीजों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर दी, जो व्यक्ति बिहार से आता है, जिसके बारे में एक समय परसेप्शन वो हम चर्चा कर ही रहे हैं और सबको जगजाहिर है वो चीज, उस परिवर्तन की यात्रा को मतलब कैसे आप समझते हैं या डिफाइन करते हैं? देखिए, इसमें जो है, जैसे सर ने कहा है कि राजनीति की बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों भूमिका है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहार से पहले लोग चुनाव नहीं जीत रहे थे, अधिकारी नहीं बन रहे थे, लेकिन जो बहुतायत लोग आ रहे थे वो या तो पीड़ित थे, या आपको बिहार से ऐसी खबरें ही छन के आ रही थी जिससे लगे कि अरे ये तो वो अपराधी लोग होंगे, ये मतलब कितनी भ्रांतियां हैं बिहार को लेकर, मजदूर होगा, दबा कुचला होगा, या रंगदार होगा ये, ठीक है, रोड पे चलेंगे तो उठा लेगा, मतलब इसी तरह की थी। लेकिन ये जो राजनीति ने क्या किया, क्योंकि बिहार में कुछ काम भी हुए, दूसरा जो है जो नरेंद्र मोदी जैसे नेता ने जो आकांक्षा दी, जो विकास, रोजगार, अब वहाँ के लोग भी बात करने लगे हैं, तो लोगों को पहले लगा कि ये राज्य बदल रहा है। जब ये आपके बाहर के लोगों को ये समझ में आता है कि ये राज्य बदल रहा है, तो उस राज्य से जुड़े लोगों के प्रति भी आपकी मानसिकता बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी। नहीं तो हो सकता था कि कल को मान लीजिए मैं चुनाव लड़ने जाता तो लगता कि अच्छा वहाँ का अपराधी है, अभी यहाँ आया है, यह भी तो परसेप्शन बना सकते थे ना लोग, कि अभी हो सकता है कि वहाँ से जो है सो किसी काम के यहाँ पे छुप के आया है, तो अब यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, भागा हुआ है। तो इस तरह से परसेप्शन बदला है बिहार के लिए, और ये इसमें नरेंद्र मोदी का बहुत योगदान है। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ आज भी एक नेता जिसको मैंने नहीं देखा है, उनकी हत्या हो गई मेरे जन्म से पहले, ललित नारायण मिश्र उनका नाम था। आप उस नेता की राजनीति को लेके अलग अलग विचार हो सकता है,
पर लोग मेरे जैसे लोग क्यों जानते हैं, वो तो बिहार के कोई मुख्यमंत्री नहीं थे। जैसे नरेंद्र मोदी के लिए भी तो आप कह सकते हैं ना, डायरेक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन वो भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, वहां से सांसद चुन के आते थे, केंद्र में राजनीति करते थे। लेकिन आज भी ललित नारायण मिश्र को लोग सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसने लोगों के भीतर विकास की आकांक्षा जगाई थी। उन्हीं के छोटे भाई थे जगन्नाथ मिश्र, वो मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के लोग मंत्री आज भी हैं, विधायक बनते हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों में। उनको लेकर वो नहीं बन पाता है, क्यों? क्योंकि वो विकास को लेकर आकांक्षा नहीं जगा पाते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ, जितनी मेरी समझ है उसमें मैंने पहली बार कोई नेता देखा, ठीक है, नीतीश कुमार ने क्या किया, गड्ढों को भरने का काम किया, क्योंकि गड्ढे थे उनको भरा। वो विकास को लेकर ऐसी आकांक्षा भी नहीं जगा पाया। और आप देखिए बाद में उन्होंने अपनी राजनीति को भी समाज सुधारक टाइप का चेंज कर दिया कि दहेज, ये मैं ये नहीं कहता हूँ इस पर काम नहीं करना चाहिए, पर उस तरह से नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ही असली व्यक्ति हैं जिसने बिहार के विकास को नई आकांक्षाएं दी हैं। और यही कारण है कि वो भले सीधे रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन बिहार के लोग उनसे खुद को सीधे रूप से जोड़ते हैं। और यही कारण है कि आप वीडियो में देखते होंगे, आता है वीडियो, या आप रिपोर्टिंग करने जाते होंगे, कल को जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो भाजपा के विधायक से नाराज हैं, गाली देते हैं, खदेड़ते हैं, लेकिन फिर अंत में क्या कहते हैं, मोदी के नाम पे वोट दे देंगे। क्योंकि उनको पता है देर सवेर एम्स बन जाएगा, देर सवेर एयरपोर्ट खुल जाएगा, कुछ उद्योग धंधे लगेंगे, कुछ रोजगार पैदा हो। परसेप्शन वाली जो बात आप लोगों ने कही, मैंने दूसरी नौकरी अपनी पटना में करी 1 साल के तकरीबन। उसके बाद जब मैं लौट करके आया, किसी को बताता पटना काम कर रहा हूँ, पटना काम कर रहा हूँ, क्या है वहां पे, कैसे लोग हैं, क्या है। मैं खुद गया था तो मेरे घर वाले परेशान थे कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा। मेरी मित्रता थी तो मैं थोड़ी चीजों को समझ पा रहा था, लेकिन मैं आज से 5 साल पहले की केवल बात बता रहा हूँ। तब तक ये परसेप्शन पूरी तरह से नहीं बदल पाया था, और शायद अभी भी जैसा आपने कहा कि पूरी तरह से नहीं बदल पाया होगा। लेकिन जो उस उदाहरण से, और समाज में आज अगर हम देखें तो जो समाज का तबका है जिसमें जातिगत राजनीति बिहार में आज भी है, और वो हर किसी राज्य की सच्चाई है, उसमें कोई बिहार को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने की वजह से जो एक वोट बैंक की बहुत हार्ड लाइन सियासत थी कि फलना जाती है, चलो इसका है ये, मतलब वो लाइन में खड़े हैं लोग, ब्लॉक्स में बांट दिया गया है। उस पे किस तरह का असर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स के बाद पड़ा, अगर मैं उस चीज को समझ, आप दोनों के लिए पहले मैं सर से पूछूं। इस प्रश्न का मैं 2 स्तर में बांटना चाहूँगा। पहला जो स्तर है वो है आधी आबादी, जिसको शायद न तो लालू यादव समझे, और इनफैक्ट लालू यादव समझा नहीं क्योंकि वो तो कानूनन अपराधी है, और न अब के उनके बेटे जो तेजस्वी हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो समझ पा रहे हैं, और न राहुल गांधी समझ पा रहे हैं। जब कोई महिला शौचालय की बात करती है तो वो सिर्फ लाज शर्म की बात नहीं होती है, वो उसकी अस्मिता की बात होती है, उसके अस्तित्व से जुड़ा मसला होता है। तो जब कोई मोदी घर घर शौचालय बनवाता है तो वो आधी आबादी को ये सेंस देता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब कोई मोदी कोरोना काल में राशन भिजवाता है घर घर, तो बच्चों से माँ के साथ भोजन देने की जो ये गर्भनाल जुड़ा हुआ है, ये किसी पिता के द्वारा नहीं जुड़ता है, ये वो माँ के द्वारा ही जुड़ता है। तो ये जो राशन देने की प्रक्रिया है, जो सेंटर से राशन जाएगा, केंद्र से राशन जाएगा और हर घर में भोजन होगा, बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, ये एक माँ ही समझ सकती है उसका महत्व क्या है और वो कितना महत्व। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको जब आप पॉलिटिकली भी अवेयर कर देते हैं तो आप 90 के दशक का चुनाव देखिए। ये लोग आज वोट चोरी का जो कथित प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये लोग शायद जो खुद ये तेजस्वी, इनको नहीं पता होगा कि इनके बाप के समय में बूथ चोरी हुआ करती थी, वोट चोरी नहीं, बूथ चोरी हुआ करती थी। अब आप सोचिए कि जिस दिन वोटिंग हो उस दिन बूथ कैप्चर हो रहा हो, बम फोड़े जा रहे हो, गोलियां चल रही हो, कौन महिला होगी जो जाकर के वोटिंग लाइन में खड़ी होकर के वोट देगी? बिल्कुल नहीं। तब का कोई महिलाओं की लाइन, खड़ी लाइन जो वोटिंग के लिए गई हुई हो, और अब उसी सेम बिहार में महिलाओं की लाइन आप देखिए। जब ये दोनों फोटो आप देखेंगे ना, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस नेता ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से, भोजन के रूप से, ज्ञान के रूप से, सोच के रूप से सशक्त किया हो। पिछले 2 चुनावों में महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा है बिहार के अंदर। बिहार में भी निर्णायक फैक्टर महिलाओं को ही वोट माना जाता है कि सरकार किधर बनेगी। इसका दूसरा पहलू है, बिहार को जो लोग जात से देख करके जोड़ते हैं कि आखिर फला जात का है तो वो इसको वोट देगा,
फला जात का है तो इसको वोट देगा, और उसके लिए नेताओं ने समीकरण तक बनाए हैं, MY समीकरण। उस MY समीकरण को अगर आपको समझना हो पहले के संदर्भ में और अब के संदर्भ में, तो आपको भोला यादव का वीडियो देखना चाहिए। ये भोला यादव बहुत कमाल के शख्स हैं। इनकी मूछें जो हैं वो नथुलाल के मूछों से भी ज़्यादा ताबड़तोड़ है, तावदार है। तो भोला यादव को जब रिपोर्टर पूछता है कि आपकी जाति भी यादव है, वोट आप किसको देंगे, और आपकी मूछें इतनी तगड़ी हैं, किसके राज में ये मूछें ज़्यादा तगड़ी थी, लालू के राज में या नीतीश मोदी के राज में? तो भोला यादव का बहुत स्पष्ट आंसर आता है कि मोदी जी के राज में मेरी मूछें ज़्यादा तावदार हैं। मूंछों पे ताव आया है। मूंछों पे ताव आया है। आखिरी में अगर मैं एक चीज, इसके बाद एक सवाल और है, लेकिन इस पे आखिरी कमेंट लगो कि कैसे ये जो जातिगत आधार पर खांचों में बटा हुआ समाज था और उसको बड़ा दुष्प्रचार किया था, बड़ी बड़े आर्टिकल और लेख लिखे जाते थे, नरेंद्र मोदी ने उस ब्लॉक में बटे हुए कि हाँ भेड़ की तरह से बांट दिया गया है खाने में कि ये हमारा वोट वो हमारा वोट, 3% लेकर के कोई केंद्रीय मंत्री बन जाता था, 12% लेकर के कोई मुख्यमंत्री का दावा ठोक देता था। उस परसेंटेज में बटे हुए समाज को एक के तौर पर रहना कैसे सिखाया, कैसे समझाया, या उस चेतना को कैसे जागृत किया? उसमें एक तो जैसे महिलाओं वाला सर बताए, दूसरा है कि अगर आप जाति के तौर पे विभक्त करें तो जैसे अब राशन जो है 8 करोड़ परिवारों को मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको घर के आंकड़े दिए, LPG के नंबर्स देख लीजिए, करोड़ों में है। तो ये जो नंबर हैं ये हर जाति के लोगों तक जा रहे हैं, ठीक है। और बिहार में क्या बता दिया गया था, OBC मतलब यादव। नीतीश कुमार आए तो ये कोयडी कुछ जिसको बोलते हैं वहां तक सीमित हो गया। तो आप जो ये जो छोटी छोटी जातियां थी जिनको राजनीतिक रूप से कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था, तो उनको जब उनकी समस्याओं का समाधान हुआ, विकास हुआ, उनको अलग अलग लोक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचा, खाते में डायरेक्ट पैसे आने लगे, ठीक है। अब छोटे छोटे किसानों को भी तो पैसा जा रहा है ना किसान सम्मान निधि में, तो उनको भी आवाज़ मिली। और ये आवाज़ आपको कब दिखता है, जब मैं मतलब ऑफ इंडिया पे ये वीडियो भी मौजूद होगा कि एक बिहार में सीट है केवटी। जब कागज़ पे आप उसके समीकरण देखते हैं तो वो मतलब मुस्लिमों, वहाँ से मुस्लिम जीते या मुस्लिम राजनीति करने वाले लोग जीते, उसको फेवर करती है। वहाँ पे बीजेपी का एक आदमी जो पहली बार चुनाव लड़ रहा था वो जीत गया, और उसने हरा किसको दिया, राजद के सबसे बड़े मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो लालू यादव के मंत्रिमंडल में बहुत ताकतवर थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तमाम चीज़ रहे। और वहाँ से तो वहाँ जो वो छोटी छोटी जातियाँ थी, वो उनकी आप बाइट सुनेंगे तो वो कहते हैं कि ठीक है, मतलब ज़्यादा मुस्लिम जो है सो दे देगा ना, हम लोग जो है सो देंगे मोदी को वोट। तो ये जो 2%, 3%, 4%, 5% करके जो ये जातियाँ थी, चाहे वो OBC में आती हो, चाहे वो दलित में आती हो, चाहे महादलित में आती हो, उन्होंने एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक बना के मोदी के साथ जुड़ गए, इस उम्मीद में कि आज जहाँ हैं हम वहाँ से और बेहतर स्थिति में पहुँच जाएंगे। और इसलिए आप देखिएगा कि वो जो उदाहरण दिए वो यादव है, तो वो जो माई समीकरण भी है उसमें जो है आपको लग रहा है वो टूट रहा है। और यही कारण है कि बिहार में उसके बाद से कभी आप देखिए कि राजद जो है सो एक बार नीतीश कुमार की कृपा से उसको जान प्राण मिला, लेकिन वो कोई मतलब एक फैक्टर है, अपने दम पे वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, और अगले 50 साल तक नहीं होगा। और लालू यादव के मरने के बाद बड़े पैमाने पे यादवों में भी टूट होगी। अब तो मुसलमान भी यादवों से मांग रहे हैं हक ना, तो वहां भी दर्द। ये मुझे लगता है ये अवेयरनेस, मुसलमानों के अंदर भी अपना हिस्सा मांगने की जो अवेयरनेस आई है, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जब वहां पर एंटर होती है, उनको भी तो राशन का फायदा मिल रहा है, उनको भी तो घर मिल रहा है, उनको लग रहा है ना भाई हम इतने साल वोट किए, हमको नहीं आया कुछ, इनके यहाँ जिसको नहीं वोट कर रहे थे, जिसके लिए प्राण प्राण लगा दिए, उसने पहुंचा दिया। और एक और चीज आप गौर करेंगे कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उससे पहले बीजेपी ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में 2 सवाल किए गए, लोगों से पूछा गया, 2 उद्योगपतियों का नाम लिया गया, चूंकि एक कानूनी रूप से बाहर है तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और एक उस समय जेल में था, देहांत हो गया उनका, कि इनको देख के आपके मन में क्या छवि उभरती है। तो पब्लिक का जवाब था फ्रॉड। फिर पूछा गया नरेंद्र मोदी को देख के आपके जेहन में क्या छवि उभरती है। ये राष्ट्र भर में सर्वे बीजेपी ने करवाया था ये सवाल के साथ। तो लोगों ने कहा कि एक ऐसा नेता जो चाहे विकास का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, जो कुछ कर सकता है और जो ठोस फैसले ले सकता है,
चाहे बाद में वो पुलवामा के बाद हम लोगों ने देखा था या अभी ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखा था। आप बिहार के अब जिन लोगों की बहुत आंकड़ों में दिलचस्पी होगी तो वो ये कह सकते हैं कि 2024 में बीजेपी की सीटें कम गई है, लेकिन बिहार के आप जाएं तो बिहार में भी सीटें कम। वोट शेयर को आप जाके देखें 2024, 2019, 2024 बीजेपी अलग अलग लोगों के साथ लड़ी है। 2014 में नीतीश कुमार नहीं थे उसके साथ, 2019 में थे, 2024 में लड़े थे। तो सीट भले कहाँ, सीट भले नहीं, चिराग थे, चिराग विधानसभा चुनाव में नहीं थे, 2020 के विधानसभा चुनाव में। वोट कमोबेश देखिएगा बीजेपी का वो बना हुआ है, और वो उसके सबसे बड़े कारण नरेंद्र मोदी ही हैं, जिनका जो है और जिनके नाम पे ही वोट मिलता है। लोग कहेगा कि आपको नीतीश कुमार को लेके या उनके नेताओं को लेके जदयू भाजपा, लोग भाजपा को देते हैं ना कि आप अपना कोई ऐसा नेता पैदा नहीं कर पाए, क्योंकि लेकिन नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी आभा है कि जब लोग वोट देने जाते हैं तो ये सवाल सारे गौण हो जाते हैं। और कुछ सर जो कहना चाहें? नहीं, अभी और से यही 3 मीडिया पर्सपेक्टिव को लेकर के मैं थोड़ी सी चीज एक चाहता था कि छोटा सा कमेंट हो जाए। मीडिया पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ आफ्टर नरेंद्र मोदी? देखने का नजरिया, बिहार को देखने का नजरिया। एक टाइम पर तवलीन सिंगर रिपोर्ट करने वहां जाती थी, वो ढूंढती थी एक ऐसा गांव कि जहां पानी नहीं पहुंचा है, जहां बिजली नहीं पहुंची है। आज के तारीख में कोई पत्रकार जब बिहार कवर करने जाता है तो उसके लिए कैसा बिहार दिखाई देता है? अगर आप कॉमन ही गूगल और यूट्यूब सर्च करेंगे तो इसका आंसर आपको चंद सेकंड में मिल जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ 30 सेकंड में। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए, बिहार चुनाव कवरेज को लेकर के पॉजिटिव रिपोर्टिंग की संख्या आपको ज़्यादा दिखेगी। विकास कार्यों को रिपोर्ट करता हुआ, और ऑल अक्रॉस, सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी। अगर कोई आरोप लगा रहा है राहुल गांधी तेजस्वी जैसे लोग की मीडिया बिका हुआ, अखिलेश जैसे लोग की मीडिया बिका हुआ है, आप देखिए कि जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स भी हैं वो भी आपको विकसित बिहार का वीडियो डालने के लिए मजबूर हैं। और अगर नहीं भी डाल रहे हैं तो जिस सड़क पे उनकी गाड़ियां चल रही हैं उस सड़क के हालात देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार विकसित हो रहा है। तो ये चर्चा रही बिहार को लेकर के, और साप्ताहिक रूप से ये चर्चा आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन आप तक ये चर्चा साप्ताहिक रूप से बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के अलग अलग विषयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए ये चर्चाएं पहुंचती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आपके साथ मेरी दाईं तरफ अजीत झा सर थे, बाईं तरफ चंदन सर थे। आपका ऑप इंडिया पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।